अयोध्या, ये नाम सुनते ही मन में भगवान राम की जन्मस्थली की एक बहुत ही पवित्र छवि बनती है। बिल्कुल, एक प्राचीन आध्यात्मिक नगरी। हाँ, जिसकी पहचान सीधे तौर पर भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि अयोध्या की कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है? क्या इसकी गूंज हजारों मील दूर पूर्वी एशिया तक भी सुनाई देती है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी एक, कह सकते हैं, अनसुने पहलू पर रोशनी डालते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो संबंध हैं ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं। अच्छा, इनके पीछे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इमारतों पर उकेरे गए प्रतीक हैं और तो और आज के दौर के मजबूत राजनयिक रिश्ते भी हैं। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मिशन यही समझना है कि कैसे बौद्ध धर्म, एक राजकुमारी का विवाह और कुछ साझा प्रतीकों ने अयोध्या को पूर्वी एशिया के लिए एक आध्यात्मिक दरवाजा बना दिया। बिल्कुल, ये संस्कृतियों के मेल की एक असाधारण यात्रा है। चलिए, तो इसे परत दर परत खोलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे नाटकीय कहानी से, कोरिया के साथ अयोध्या के 2000 साल पुराने रिश्ते से। ये कहानी तो सच में किसी फिल्म की तरह लगती है। सोचिए, साल है 48 ईस्वी। 48 ईस्वी? हाँ, अयोध्या, जिसे उस समय अयुता कहते थे, वहां की एक 16 साल की राजकुमारी हैं सूरीरत्ना। वो एक समुद्री जहाज पर सवार होती हैं और उन्हें एक बहुत लंबा और शायद खतरनाक सफर तय करके एक अनजान देश पहुंचना है। यहीं पर मेरा एक सवाल है। आज से 2000 साल पहले एक राजकुमारी का समुद्र के रास्ते इतना लंबा सफर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब इसके पीछे की वजह क्या थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं रह जाती। अच्छा, वो इतिहास और कह सकते हैं रणनीति के दायरे में आ जाती है। बिल्कुल। देखिए, इस घटना का जिक्र मिलता है 11वीं सदी के एक मशहूर कोरियाई ग्रंथ सामगुक युसा में। सामगुक युसा? जी। ग्रंथ के अनुसार राजकुमारी के पिता यानी अयुता के राजा को एक सपना आया था। एक सपना? हाँ, जिसमें ईश्वर ने उन्हें अपनी बेटी को सुदूर पूर्व में गया साम्राज्य के राजा सूरो से शादी करने के लिए भेजने का आदेश दिया। ये तो हुई आध्यात्मिक वजह। और इसका कोई रणनीतिक पहलू भी हो सकता है? बिल्कुल। इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में समुद्री व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे। भारत और पूर्वी एशिया के बीच व्यापारिक संबंध बन रहे थे। और गया साम्राज्य उस समय कोरियाई प्रायद्वीप पर एक उभरती हुई शक्ति था। तो हो सकता है कि ये शादी एक तरह का व्यापारिक या राजनीतिक गठबंधन हो। अच्छा, मतलब एक नए साम्राज्य को एक पुराने प्रतिष्ठित राजवंश से जोड़कर वैधता देना, ये तो काफी समझदारी भरा कदम लगता है। हाँ, तो सपना और रणनीति दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो राजकुमारी सूरीरत्ना कोरिया पहुंची, फिर क्या हुआ? वो सफलतापूर्वक कोरिया पहुंची। वहां उनका विवाह गया साम्राज्य के संस्थापक राजा सूरो से हुआ और विवाह के बाद वो रानी हेओ हुआंगोक के नाम से जानी गई। रानी हेओ हुआंगोक? जी। और उन्होंने एक नए राजवंश की शुरुआत की। और यहाँ बात वाकई हैरान कर देती है। क्या? आज 2000 साल बाद भी दक्षिण कोरिया के 60 लाख से ज्यादा लोग रानी हेओ को अपनी महान पूर्वज मानते हैं। 60 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब दक्षिण कोरिया की आबादी का लगभग 10% हिस्सा। जी हाँ, वो अपनी जड़ों को भारत के अयोध्या शहर से जोड़ते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये लोगों की पहचान का एक जिंदा हिस्सा है। और शायद इसीलिए आज भी अयोध्या में रानी हेओ को समर्पित एक स्मारक है ना? बिल्कुल। सरयू नदी के किनारे एक बहुत भव्य स्मारक बनाया गया है, जो भारत और दक्षिण कोरिया के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। तो ये रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है? हाँ, हर साल दक्षिण कोरिया से कई प्रतिनिधि मंडल, कई पर्यटक इस स्मारक पर आते हैं। तो सोचिए, 2000 साल पुरानी एक कहानी आज भी दो देशों के बीच दोस्ती की नींव बनी हुई है। तो हमेशा इतने व्यक्तिगत नहीं होते। सही बात है। कई बार विचार, कला और प्रतीक भी अपना सफर खुद तय करते हैं। और शायद यही हमें जापान के मामले में देखने को मिलता है। वहां का रिश्ता कैसे बना? यहाँ का जरिया बिल्कुल अलग था। जापान के साथ अयोध्या का जुड़ाव हुआ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के माध्यम से। अच्छा। अयोध्या, जिसे प्राचीन काल में साकेत भी कहते थे, वो बौद्ध धर्म के शुरुआती और बहुत महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। हाँ, कहते हैं गौतम बुद्ध ने वहाँ काफी समय बिताया था। जी। तो यहीं से बौद्ध धर्म के विचार, उनकी शिक्षाएं, उनकी कला, ये सब चीन और कोरिया के रास्ते जापान पहुंची। पर ये सिर्फ विचारों का सफर नहीं था, ये प्रतीकों का भी सफर था। और इसका सबसे ठोस उदाहरण है जुड़वा मछली का प्रतीक। हाँ,
कमाल की बात यह है कि ठीक यही प्रतीक हमें जापान के शाही महलों और किलों की छतों पर भी मिलता है। जी, जहाँ इसे शाचीहोको कहा जाता है। ये एक पौराणिक कार्प मछली होती हैं जो हमेशा जोड़े में लगाई जाती हैं। पहली नजर में तो ये एक संयोग लग सकता है। लगता है, लेकिन जब हम इसके गहरे अर्थ में जाते हैं तो एक असाधारण कनेक्शन सामने आता है। मतलब क्या दोनों जगहों पर इस प्रतीक का अर्थ एक जैसा है? बिल्कुल, और यही समानता इस कनेक्शन को पुख्ता करती है। जापान में माना जाता है कि शाचीहोको की जोड़ी इमारतों को आग से बचाती है। वो पानी बरसाने वाले जीव हैं, यानी एक रक्षक हैं। अच्छा, एक रक्षक। अब इससे भारत के संदर्भ में देखिए। हिंदू धर्म में मछली यानी मत्स्य भगवान विष्णु का पहला अवतार है। हाँ, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार ने क्या किया था? उन्होंने प्रलय के महाविनाश से मानवता और ज्ञान की रक्षा की थी। अरे वाह, तो दोनों संस्कृतियों में ये प्रतीक सिर्फ खुशहाली का नहीं बल्कि एक रक्षक का है, एक आपदा से बचाने वाले का। एकदम। तो ये सिर्फ एक डिजाइन की नकल नहीं है, ये एक साझा विश्व दृष्टिकोण को दिखाता है। ये तो जबरदस्त है। हमारे स्रोतों में रामायण के प्रभाव का भी जिक्र है। वो जापान तक कैसे पहुंचा? देखिए, रामायण की मूल कहानी तो अयोध्या से ही जुड़ी है। जब बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तो उसके साथ साथ हमारे महाकाव्य की कहानियां भी नए रूप लेकर यात्रा करने लगी। अच्छा, मतलब बौद्ध रूपांतरण के तौर पे? जी, रामायण के कई बौद्ध रूपांतरण तैयार हुए जिन्हें जातक कथाओं में शामिल किया गया। इन्हीं के जरिए रामायण के पात्रों, उनके संघर्षों और नैतिक शिक्षाओं ने जापानी साहित्य, थिएटर और कला को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। तो ये प्रभाव कई स्तरों पर था, दार्शनिक भी, प्रतीकात्मक भी और साहित्यिक भी। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। हमने कोरिया का एक समुद्री मार्ग देखा, जापान का एक वैचारिक मार्ग। अब एक और अप्रत्याशित जुड़ाव का जिक्र करते हैं जो हमारे स्रोतों में है, मंगोलिया। ये कनेक्शन कैसे बना? ये तो और भी दूर और अलग लगता है। मंगोलिया का संबंध भी जापान की तरह ही बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़ा है, लेकिन इसका रास्ता अलग था। जमीनी रास्ता। हाँ, जमीनी रास्ता था जिसे हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारत, जिसमें अयोध्या और आसपास का क्षेत्र था, वो समय ज्ञान और आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो यहाँ के विश्वविद्यालयों और मठों से निकली शिक्षाएं और कहानियां मध्य एशिया के रास्ते मंगोलिया तक पहुंची। पिछली बार जब हमने इस पर बात की थी तो ये कनेक्शन थोड़ा अस्पष्ट सा लग रहा था। क्या यहाँ भी हमारे पास जापान की जुड़वा मछली जैसा कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। और ये उदाहरण मंगोलिया की सांस्कृतिक पहचान के केंद्र में है। अच्छा। मंगोलिया का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण महाकाव्य है गेसर खान की गाथा। ये महाकाव्य वहाँ उतना ही अहम है जितना हमारे यहाँ रामायण या महाभारत। और उसमें हमारे यहाँ से क्या समानता है? जब विद्वानों ने इसका अध्ययन किया तो उन्हें रामायण के साथ इसमें हैरान कर देने वाली समानताएं मिली। महाकाव्य का जो नायक है गेसर, वो एक दिव्य अवतारी पुरुष है जिसका जन्म धरती को बुराई से बचाने के लिए होता है। ठीक भगवान राम की तरह। जी। और कहानी का एक केंद्रीय बिंदु ये है कि गेसर की पत्नी का एक शक्तिशाली 12 सिर वाले दानव राजा द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। 12 सिर वाला दानव? हाँ। फिर गेसर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलता है, युद्ध करता है और आखिर में दानव को हराकर अपनी पत्नी को वापस लाता है। ये तो बिल्कुल रामायण की कहानी जैसा है। राम सीता का रावण द्वारा भरण और फिर लंका पे चढ़ाई। 12 सिर वाला दानव और 10 सिर वाला रावण, समानता तो साफ है। एकदम। ये दिखाता है कि अयोध्या का प्रभाव कितना व्यापक था। ये सिर्फ पूर्व की ओर समुद्र के रास्ते नहीं, बल्कि उत्तर की ओर जमीनी रास्ते से भी फैल रहा था। और वहां के सबसे जरूरी साहित्यिक काम को आकार दे रहा था। जी, कहानी की आत्मा वही है, बस पात्रों और जगहों के नाम बदल गए हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो अयोध्या की क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ एक शहर की कहानी तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इन स्रोतों के आधार पर एक समय रेखा देखें तो एक अद्भुत निरंतरता दिखती है। ये अयोध्या को एक स्थिर तीर्थ स्थल के बजाय एक गतिशील, एक वैश्विक केंद्र के रूप में दिखाती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग में अयोध्या इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी, आध्यात्मिकता का एक महान केंद्र। ये इसकी नींव थी। फिर प्राचीन काल में लगभग 48 ईस्वी में ये एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर बनी, जहां से राजकुमारी सूर्यरत्ना ने एक यात्रा शुरू की जिसने एक पूरे देश के वंश को आकार दिया। और उसके बाद बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ ये एक ज्ञान के केंद्र में बदल गई, जो पूर्व की ओर विचारों, कला और प्रतीकों का, कह सकते हैं, निर्यात कर रही थी। और आज के युग में इसकी क्या भूमिका है? क्या ये संबंध आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल।
आज अयोध्या एक पॉइंट ऑफ रिटर्न बन गई है। पॉइंट ऑफ रिटर्न मतलब एक ऐसा वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र जहां दुनिया भर से लोग अपनी जड़ों की तलाश में वापस आ रहे हैं। दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल लगातार रानी हेओ स्मारक पर आते हैं। जापानी शोधकर्ता आज भी उस जुड़वा मछली के स्रोत का अध्ययन करने आते हैं। और मंगोलियाई विद्वान अपनी सबसे बड़ी कहानी की जड़ों को यहाँ खोजते हैं। तो ये एक ऐसी विरासत है जो हजारों सालों से बिना रुके अलग अलग रूपों में चली आ रही है। तो संक्षेप में कहें तो अयोध्या सिर्फ एक भारतीय तीर्थ स्थल नहीं है, इसका कोरिया के साथ 2000 साल पुराना शाही रिश्ता है। एक वंश का रिश्ता। जापान के साथ एक साझा वास्तुशिल्प प्रतीक के जरिए गहरा वैचारिक संबंध है और मंगोलिया के साथ एक मजबूत साहित्यिक और बौद्ध विरासत का धागा जुड़ा हुआ है। सही मायनों में ये शहर पूर्व के लिए एक आध्यात्मिक सेतु की तरह रहा है। ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है ना कि कैसे एक शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान हजारों मील दूर और सदियों बाद भी गूंज सकती है। बिल्कुल। और ये आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? अगर एक प्राचीन शहर का प्रभाव इस तरह महाद्वीपों को पार कर सकता है, तो आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में विचारों, मीम्स, प्रतीकों और कहानियों के और कौन से अनदेखे रास्ते हो सकते हैं जो अलग-अलग संस्कृतियों को चुपचाप हमारी जानकारी के बिना आकार दे रहे हैं? हम आज अनजाने में कौन सी कहानियां दुनिया में भेज रहे हैं जो शायद 1000 साल बाद किसी और संस्कृति की नींव का हिस्सा होंगी?